सो स्टूडेंट्स, हम अपने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में सेकंड पॉइंट कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट में हमने अब तक पढ़ा कि लिबरल नेशनलिस्ट या लिबरल नेशनलिज्म के रूप में नेशनलिज्म जो है वो फैल रहा था और क्या उसका पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल मीन था। इसी के साथ हम अब 2.3 पढ़ेंगे। 2.3 टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है द न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815, इसमें हम पढ़ेंगे कि कंजर्वेटिव्स जो हैं वो कौन थे, कैसे आए। तो हमने पढ़ा बेटे, नेपोलियन को जो है 1815 में वाटरलू की लड़ाई में हरा दिया गया, मार दिया गया। नेपोलियन वाज डिफीटेड बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो यहाँ द क्वेश्चन अराइजेज हु वर दीज कंजर्वेटिव्स। तो अब हम इनका बात करें, कंजर्वेटिव कौन थे। कंजर्वेटिव्स वो लोग थे बेटा जो बिलीव करते थे अभी भी ओल्ड ट्रेडिशंस में, ओल्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे जो है फैमिली या फिर किंग, मोनार्की, चर्च। मीन्स दे बिलीव इन द ओल्ड ट्रेडिशनल वैल्यूज। पुराने राजवंशी शासन में वो विश्वास करते थे। दे डिड नॉट रिले पर्पस टू रिटर्न टू द प्री रेवोल्यूशनरी डेज। तो रेवोल्यूशन जो फ्रांस की क्रांति हुई उससे पहले के जो है जो समय था उसमें वो वापस नहीं जाना चाहते थे। मीन्स दे एक्सेप्टेड के चेंजेस आर मस्ट, कि चेंजेस तो ज़रूरी हैं, बट वो ये नहीं चाहते थे कि राजा के शासन को हटाकर लोगों को सत्ता दे दी जाए। वो पुराने विचारों के, रूढ़िवादी सोच के व्यक्ति थे। दे रियलाइज दैट मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनामिक इकोनॉमी, एबोलिशन ऑफ फ्यूडल एंड सेफरडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स ऑफ यूरोप। यहाँ ये स्पष्ट हो जा रहा है कि दे बिलीव के मोनार्कियल सिस्टम को, राजा को मजबूत करना होगा। और कैसे? मॉडर्न आर्मी, आधुनिक सेना, नए शस्त्रों के साथ लैस सेना होनी चाहिए। और एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी होती है अफसरशाही। मीन्स राजा के अधीन जो नौकर हैं, जो अधिकारी हैं, वो बहुत बेहतरीन होने चाहिए, कुशल होने चाहिए। डायनेमिक इकोनॉमी, डायनेमिक इकोनॉमी का मतलब है कि अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होनी चाहिए, भव्य होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो है वो एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सेफरडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्की। एबोलिशन, जो फ्यूडल सिस्टम चला आ रहा था, सामंतवादी प्रथा, राजा सामंतों को जमीन देता था और सर्फ को बांट दी जाती थी आगे वो जमीन। तो ये जो सेफरडम सिस्टम और फ्यूडल सिस्टम था, इसको जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया जाए और मोनार्कियल सिस्टम को मजबूत किया जाए यूरोप में। दीज वर द बिलीफ ऑफ कंजर्वेटिव्स एंड दोज हु थिंक लाइक दैट, दोज हु थॉट लाइक दैट, दे वर नोन एज कंजर्वेटिव्स। तो ये कंजर्वेटिव थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि कंजर्वेटिव पावर्स जो थी। सो ये कंजर्वेटिव्स जो थे, खासकर कि रशिया, पर्शिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, ये जो देश थे, इन देशों के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थे, एम्बेसडर्स थे, इन्होंने मिलकर एक यूनियन बनाई, एक ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815। और ड्यूक मेटरनिक जो आपके सामने है, ये चांसलर बने, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, ये हेड बने, होस्ट बने इस वियना कांग्रेस के। तो रशिया, पर्शिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया कलेक्टिवली इन्होंने नेपोलियन को हराया था, नेपोलियन को मार गिराया था और इन्होंने मिलकर वियना कांग्रेस बनाई और वियना संधि साइन की, ट्रीटी ऑफ वियना। क्या थी ये ट्रीटी ऑफ वियना? लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। इसमें चेंजेस किए गए कि जो बुर्बो वंश है, दैट वाज रिस्टोर्ड अगेन इन पावर इन फ्रांस। फ्रांस में रिपब्लिक खत्म करके फिर से जो है राजा का शासन लागू किया गया 1815 में, नेपोलियन को हरा करके। और वहां दोबारा से बुर्बो राजवंश को स्थापित किया गया और लुइस फिलिप बिकम द किंग ऑफ फ्रांस। फ्रांस जो है वो उसकी लॉस्ट इट्स टेरिटरीज, उसने जो राज्यों पर कब्जे किए थे फ्रांस ने, वो सारे के सारे उससे छीन लिए गए। जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स सेटअप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच। जर्मनी के पर अधिकार करके जो 39 स्टेट्स पर नेपोलियन ने अधिकार जमाया था, वो सारा उसको छुआ नहीं, उसको कुछ नहीं, यूं का यूं रखा गया बरकरार। इसकी जीती हुई टेरिटरीज को डिपार्ट दिया गया। बाउंड्रीज वर सेट अप टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सप्रेशन, की फ्रांस के चारों सीमाओं पर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ पर, कहीं एक तरफ पर्शिया, एक तरफ रशिया, एक तरफ जो है बाउंड्री स्थापित कर दी ताकि फ्रांस दोबारा कभी अपनी सीमाओं को बढ़ा ना सके। तो नेपोलियन के प्रभावों को खत्म करा। टू अंडू द चेंजेस डन बाय नेपोलियन वाज द मेन पर्पस ऑफ वियना ट्रीटी। एंड दीज कंजर्वेटिव्स वर सो स्ट्रॉन्ग दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। इनका कोई भी विरोध ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और किसी तरह की क्वेश्चनिंग और लेजिटिमेसी, इनकी भव्यता पर आवाज़ उठाए, कोई क्वेश्चन उठाए, इनको बर्दाश्त नहीं था। सेंसरशिप लगा दी थी इन्होंने न्यूज़पेपर्स, प्लेस, सॉन्ग, सब पर।
रोक लगा दी थी, इनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं छपेगा, जिससे कि कारण से आपको पता ही है कि जब रोक लग जाती है तो उससे जो है वो एक विरोध की भावना जन्म लेती है। तो फ्रेंच नेशनलिस्ट और नेशनलिस्ट मूवमेंट आंदोलन या जोर पकड़ने लगे, भावना जोर पकड़ने लगी और फ्रीडम फॉर प्रेस के लिए आवाज़ उठाई जाने लगी और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ तेज हो गई, ना केवल फ्रांस में बल्कि आसपास के इलाकों में। तो रेवोल्यूशनरीज कौन थे? रेवोल्यूशनरीज थे वो लोग जो कि मोनार्कियल सिस्टम का विरोध करते थे, राजवंशीय शासन को ख़त्म करना चाहते थे और फियर ऑफ क्या था कि जब उनको पता था कि कंजर्वेटिव हमें दबाएंगे, द फियर ऑफ रिप्रेशन, रिप्रेशन होता कुचलने का जो डर था, दैट लेड द फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेट सोसाइटी। तो उन्होंने, क्रांतिकारियों ने मिलकर गुप्त रूप से सीक्रेट सोसाइटी बनानी शुरू कर दी, गुप्त क्रांतिकारी दल बनाने शुरू कर दिए। सीक्रेट सोसाइटी का मतलब है बेटा क्रांतिकारी दल। इसमें मेंबर कौन थे? लिबरल नेशनलिस्ट ही जो आप पीछे पढ़कर आए हैं वो इसके मेंबर थे। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑटोक्रेटिक रिग्मा को खत्म करना, विरोध करना, लिबर्टी और फ्रीडम प्राप्त करना और मोनार्कियल फॉर्म को खत्म करना, अपोज करना राजवंशीय शासन का। तो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेवोल्यूशनरीज एंड दे स्टार्टेड फॉर्मिंग सीक्रेट सोसाइटीज। क्रांतिकारी दल एक तरह से आप कह सकते हैं इन्होंने स्थापित करने शुरू कर दिए। इनमें से एक मुख्य क्रांतिकारी था, कौन था? गिउसेप्पे मज़िनी। ये एक बहुत ही फेमस क्रांतिकारी हुआ उस समय का, जो कि इटली में के क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है। ही वॉज बोर्न इन जिनेवा इन 1807। ये बहुत ही फेमस क्रांतिकारी थे जिन्होंने कि 24 ईयर की एज में ही इन्होंने जो है वो पहली बार लुगेरिया की क्रांति में पार्टिसिपेट किया और जेल भेजे गए। और जेल में जाने के बाद भी ये रुके नहीं, इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी आपके सामने लिखा हुआ है, ये यंग इटली और यंग यूरोप, यंग इटली मर्सेलिस में और यंग यूरोप बर्ने में इन्होंने 2 क्रांतिकारी संगठन सीक्रेट सोसाइटीज बनाई और क्रांति को बढ़ावा दिया। तो मेज़नी का मानना था कि नेशंस, इटली जो कि पैचेस में बटा हुआ छोटे छोटे टुकड़ों में, ये इस तरह से नहीं बटा होना चाहिए। इटली को नेशन स्टेट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इटली के यूनिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण या फर्स्ट स्टेप किसका था? गिउसेप्पे मज़िनी का, जिसने इटली के यूनिफिकेशन के लिए पहली बार प्रयास किया। तो गिउसेप्पे मज़िनी का बिलीव था कि गॉड हैज़ इंटेंडेड नेशन स्टेट, के भगवान भी चाहता है कि इटली एक स्वतंत्र राष्ट्र बने। So what was the belief of Mazzini? That God had created nation to be natural unit of the mankind. इंसानों के लिए भगवान ने नेशन एक रूप बनाया है। फलस्वरूप इटली could not united continue to be patchwork of small state of and kingdom. तो इटली इस भगवान की इच्छा के हिसाब से, भगवान की इच्छा के अनुसार इटली अब पैचवर्क, छोटे छोटे टुकड़ों में, पैचवर्क मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बटा रह सकता। और इटली का यूनिफिकेशन वुड बी बेस ऑफ द लिबर्टी, और आज़ादी का आधार ही क्या है? इटली का यूनिफिकेशन। दीज आर द बिलीफ सिस्टम ऑफ मेज़नी। मेज़नी का ये मानना था। तो मेज़नी के बाद, मेज़नी की तरह से ही न केवल जर्मनी, इटली में इस तरह से क्रांतिकारी संगठन बन रहे थे, सीक्रेट सोसाइटीज़ जो है बहुत से देशों में बनने लगी। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, हर जगह सीक्रेट सोसाइटी, क्रांतिकारी संगठन बनने लगे और कंजर्वेटिव्स उनको रोकने का प्रयास करने लगे। तो यहाँ लड़ाई कंजर्वेटिव्स और लिबरल नेशनलिस्ट, या हम कह सकते हैं रेवोल्यूशनरीज के बीच में शुरू हो गई। तो अब एज ऑफ रेवोल्यूशन हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो अप टू हियर यू विल रीड द लेसन। थैंक यू।